आप चूंकि इस पर बात कर रहे हैं, इस पर मैं आपको अपनी राय बता रहा हूं। जो एक और चश्मा हो सकता है अगर आप चाहें तो, क्योंकि हम लोग LMIC देशों में हैं जहां हेल्थ पर जो खर्चा है वो GDP का 5.2% होना चाहिए, जो पिछले बजट में 2.28% घटकर 1.9 रह गया है। शिक्षा पर 64 में कोठारी कमीशन बना जिसने कहा कि 6% GDP का शिक्षा पर खर्च हो। नई सरकार ने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही बात की 6% होनी चाहिए। शिक्षा की हालत क्या है कि आपके 45% बच्चे, और ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, 45% बच्चे 5वीं क्लास के बाद न तो ठीक से लिख पाते हैं, न ठीक से पढ़ पाते हैं, न गुणा भाग कर पाते हैं। शिक्षा की हालत है। अगर आप किसानों की बात करें, किसानों की आय कितनी है? 10,210 रुपया। हर किसान परिवार पर उधार कितना है? 51,000 रुपया। आपकी सरकार क्या, आपकी सरकार नहीं मतलब केंद्र सरकार क्या करती पिछले 9 सालों में? 14,56,226 करोड़ रुपया 9 सालों में बट्टे खाते में डाला इंडस्ट्रियलिस्ट का, बड़े अमीरों का। इसमें अगर आप सीधा ट्रांसफर करते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है। ये मेरा भाषण था, मैं आगे चलता हूं, सवाल पूछता हूं। मैं सहमत हूं आपके कथन से। और इस देश में किसानी की स्थिति पे जो आपने रोशनी डाली, आप सोचिए कि इस देश में औसतन 40 किसान रोज आत्महत्या करते हैं जी। किसान की आय दुगनी नहीं हुई, किसान का कर्जा दुगना हो गया। ये सारी चीजें वास्तविकता। और महंगाई की जहां तक बात है दिबांग जी, इसका एक और चश्मा है जिससे देखना चाहिए तमाम तरीके की वेलफेयर पॉलिसीज को। हमारे देश में महंगाई की दर जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो पिछले 10 सालों के भीतर 30 वर्षीय सर्वाधिक 30 ईयर हाई तक पहुंची। इतनी महंगाई हो गई। थाली की अगर आप महंगाई देखें, थाली में मिलने वाली जो वस्तुएं हैं, चाहे वो पनीर हो, दाल हो, दही हो, दूध हो, वो महंगा हो गया। तो आप इस प्रकार की वेलफेयर मॉडल्स के जरिए जब आम आदमी के घर में उसकी जेब में पैसा डालते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसकी महंगाई सहने की क्षमता को भी बढ़ा रहे हैं। आप देश भर की एक राज्य सरकार देश भर की महंगाई तो पे लगाम तो नहीं लगा सकती, लेकिन हां बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य मुफ्त देकर उसकी जेब में थोड़ी बचत जरूर करा सकती है कि वो इस महंगाई को सह सके। चुनाव पर आए। अगर आप देखें दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी की अगर बात करें तो एक लोकसभा में पटखनी सिखाई बीजेपी ने, लेकिन हरियाणा का चुनाव, फिर महाराष्ट्र का चुनाव एक तरीके से फिर उछाल पर है। और इस बार जो एक बड़ा परिवर्तन है वो ये है कि आरएसएस मदद कर रही है, और मदद ही नहीं कर रही, कह भी रही है कि हम मदद कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती आप दिल्ली के संदर्भ में इसको देखते हैं? देखिए, वर्ष 2015 का विधानसभा चुनाव हो या वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी और उसकी तमाम जितनी भी सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। न जाने कितने मुख्यमंत्री, 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्रियों ने यहाँ डेरा जमाया। 200-250 सांसद यहाँ पर चुनाव प्रचार में लगे रहे सुबह शाम। पूरा संगठन, पूरी ताकत, तमाम तरीके के मैं कहूँ इंस्टीट्यूशंस का भी एक प्रकार से प्रयोग किया गया। लेकिन नतीजा क्या था 2015 का और 2020 का? मुझे लगता है इस बार भी उतनी ही ताकत झोंकी जा रही है हमारे विपक्षियों द्वारा जितनी पहले के चुनावों में झोंकी गई, और नतीजा भी कुछ वैसा ही होगा जो पहले के चुनावों में था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। चलिए, नतीजा तो देखेंगे हम। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के ऐसे कौन से काम हैं जो आप नहीं कर पाए और जो किए जाने चाहिए थे और जो आप करेंगे? देखिए, बहुत सारे काम हैं जो किए, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका वादा नहीं किया था लेकिन फिर भी किए। लेकिन हां, कुछ ऐसे काम हैं जो अगले कार्यकाल के लिए हमने रखे हैं जो इस कार्यकाल में हमसे पूरे नहीं हो पाए। जैसे एक यमुना की सफाई, जितना भाग यमुना का दिल्ली में लगता है उसकी सफाई हम नहीं कर पाए। उसकी सफाई अगले 5 वर्षों में अवश्य करेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है और ये हम खुद मानते हैं। दूसरी चीज, 24 घंटे 7 दिन दिल्ली के हर घर में पीने का मीठा पानी आए। जैसे किसी आप यूरोपीय देश में जाते हैं, आप किसी यूनाइटेड किंगडम जाइए, फ्रांस जाइए, इटली जाइए, स्पेन जाइए, कहीं भी जाइए, वहां पर आपको आरओ या वाटर फिल्टर लगे नहीं मिलेंगे। आप नल का खोलिए,
ग्लास रखिए, पानी भरिए और पानी पी लीजिए, यानी कि नलके में मीठा पानी, पीने का पानी, साफ पानी आता है। दिल्ली में हम कुछ वैसा ही करके दिखाना चाहते हैं। ये हमारे अगले 5 साल की योजना है कि हम कैसे करें। ये 2 मुख्य काम है देवांग जी, जो मुझे लगता है हम इस 5 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाए, अगले कार्यकाल में करेंगे। आखिरी सवाल, अगर एक बात अलग है इन चुनाव में और अगर आपके नेताओं की बात करें तो आपके जो चाहे अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, संजय सिंह हों, ये सब तिहाड़ जेल रहकर आए। क्या बदलाव देखे आपने इनमें? कोई व्यक्तिगत बदलाव, चुनाव प्रचार के तरीके में बदलाव, आपसी बातचीत में बदलाव? देखिए, आपसी बातचीत में या चुनावी रणनीति में कहें, ऐसा कोई विशेष बदलाव नहीं नजर आया, लेकिन एक चीज जरूर नजर आई कि उनका जो संकल्प था, जो दृढ़ निश्चय था कि नए प्रकार की राजनीति को इस देश में मजबूती से स्थापित करना है, एक बड़ा बदलाव लाना है, वो कहीं ना कहीं और मजबूत हुआ और जो निश्चय था वो और दृढ़ हुआ। ये जरूर मैं उनके हाव भाव से देखने का प्रयास करता हूं और मुझे नजर आता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब अति हो जाती है, जब इतना संघर्ष आपने झेल लिया, जब हर प्रकार का संघर्ष आपने झेल लिया, तो आपके लड़ने की जो ताकत है वो भी दुगनी चौगुनी हो जाती है। मुझे लगता है वो लड़ने की ताकत भी मैं इन तमाम नेताओं में दुगनी चौगनी होती हुई देखता हूं। धन्यवाद। थैंक यू राघव चड्ढा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।